नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक राजधानी में चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद के साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हैं, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार और संगठन के मसले को लेकर चर्चा हो रही है। किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दुष्यंत गौतम का कहना है कि कोर ग्रुप की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी बैठक में मौजूद हैं। मोटिव को नहीं, राजनीतिक दल है, संगठनात्मक बैठकें होती हैं, लगातार गति देनी पड़ती है उसको। और क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और राजनीतिक संगठन होने के नाते चुनाव लड़ना हमारा वैधानिक संगठन है, हमारा कर्तव्य भी है, तो उसकी सारी तैयारी है। अच्छा दुष्यंत जी, कांग्रेस इस बार कह रही बड़ी टक्कर देगी उत्तराखंड में, आप कहीं देख रहे हैं कांग्रेस को? भगवान उनको इस लायक बनाए। आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, वो आराम से बैठे हुए कर रहे थे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आज के उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने मन बना रखा है, जैसा उत्तराखंड उन्होंने देखना था उस उत्तराखंड के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मोटिव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 103वें संस्करण को सुना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चमोली जिले के नीति माणा घाटी की महिलाओं की जमकर तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं द्वारा भोजपत्र से बने उत्पाद काफी अच्छे हैं, जिन्हें सैलानी और तीर्थयात्री पसंद करने के साथ ही अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ये कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं वो भावुक करने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दे रही है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं। यहाँ के जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे, उस दिशा में उन्होंने जो हम सबको प्रोत्साहित किया है। वहाँ की बहनों का मातृशक्ति का जिक्र किया है और साथ ही जो माणा गांव, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माणा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था,
वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग आज जो देश विदेश से यहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, अपनी 5% की धनराशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने में भी लगा रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो छोटे समूह में उत्पाद करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहित होने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों एवं स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स एवं अन्य लोगों को सम्मानित भी किया। स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल 9% ब्याज पर अनुदान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 7% एवं राज्य सरकार द्वारा 2% का ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 9% अनुदान मिलने के बाद जो 3 से 4% ब्याज देना पड़ता है, आने वाले समय में ये भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है, जिससे रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है। स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मविश्वास बहाल करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीब बैंक से लोन भी ले रहे हैं और ईमानदारी से इसे चुका भी रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित यहां पर किया गया। स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का संवाद भी हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं और उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। वहीं हरीश रावत पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए ये कहा है कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियों पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो हरीश रावत को मालूम होना चाहिए कि मौर्य उसी गठबंधन के सदस्य हैं जो उनकी पार्टी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हरीश रावत को इसका जवाब मिल गया होगा। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडी पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडी पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है।
इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को। वहीं दून महिला अस्पताल के वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ही बेड पर 2 बच्चा और 2 जच्चा लेटने को मजबूर है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्षी कांग्रेस राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि जिस जनता ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, उनके मुद्दों पर इस सरकार का ध्यान ही नहीं है, जबकि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे समाज को तोड़ने वाले मुद्दों पर बात करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का यहां पर सरकार काम कर रही है। वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा कर। वहीं विकासनगर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर कोरबा के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं दूसरे हादसा जो है वो विकासनगर में हुआ है। यहाँ पर हरिपुर मिनस मोटर मार्ग पर कोटी इचछाड़ी डैम के पास यह हादसा हुआ, जहां पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के लिए बुलावा भेजा है। राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में पीएम मोदी को इनके विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्ता का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने यह बताया है कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांव को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांव के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। जिन्होंने ये बताया है कि पिछले कई बारों से इन गांव में 24 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उनके पति या पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आमंत्रण भी दिया है। इसका ब्रेकअप
15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाया जा रहा है। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। 15 वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मर्तोलिया का कहना है कि यूकेएस एसएससी की कार्यप्रणाली बदली है। युवाओं का विश्वास पाने के लिए सभी लोगों ने मेहनत की है। यूकेएस एसएससी में अब कोई भी एग्जाम लंबित नहीं है। सभी विवादित परीक्षाओं के पेपर करा लिए गए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में वन दारोगा का फिजिकल एग्जाम होगा। सुनिए क्या कुछ कहा जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से बातचीत करने के दौरान। लगातार विवादों में रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक जबरदस्त कार्यप्रणाली बदली है। सिस्टम जहां ट्रांसपेरेंट हुआ है, वहीं एक सप्ताह के भीतर परिणाम आ रहे हैं तो 10-10 दिनों के भीतर युवाओं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। करीब करीब सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं, 1-2 परीक्षाओं को छोड़ दें। कुछ परीक्षाएं जो लंबित हैं और कुछ अन्य विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूकेएसएससी में देखा। हर आदमी इसको शक की निगाह से देखता था, इसको मिली भगत की संस्था मानता था, तो ये कैसे कायाकल्प हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि मिली भगत हो। हाँ, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं हुई, जिससे नेचुरली वो होगा ही होगा। देखिए, कोई ऐसी चीज़ होती तो मेरा विश्वास कम होने लगेगा और उस विश्वास को पाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी होगी। उसमें एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी आप कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट किया उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने क्या अपनाए और कितने समय में आपने रिजल्ट निकाला, ये महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ अपने जो हमारे पास जो अपने कार्मिक हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसको भी हमें दक्ष बनाना पड़ेगा। अगर वो दक्ष नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने दक्ष बनाने का भी कोशिश किया, लड़कों की ट्रेनिंग भी कराई, लोगों को इवन कानून जो हमारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के मान सुप्रीम कोर्टों के जो आदेश थे वो भी हम लोगों ने कम से कम लोगों के संज्ञान में डाला। अपने एम्प्लॉयज़ को बताने की कोशिश की कि इस लाइन पर काम करेंगे हम लोग। और हम आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विवादित 3 पेपर थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है और समय से मैंने कोशिश की 10-11 दिन में हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट हमने अपने स्नातक स्तरीय का भी निकाल दिया है। आज के डेट में मेरे पास कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है। पुराने जो भर्ती थे वो प्रोसेस में है और हमारी कोशिश है कि हम अगस्त में इन सब चीज़ों को निपटा करके आगे के काम के प्रारंभ करने की कोशिश करें। वन दरोगा के 316 पदों पर जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कब से आगे की कार्रवाई आयोग शुरू करने जा रहा है? उसमें सिंगल बेंच ने माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया था हमारा प्रोसेस को। वो अभी हमें कल हाई कोर्ट डबल बेंच से उसमें रिलीफ मिल गया है। हम अगस्त फर्स्ट वीक में उसका फिजिकल शुरू करेंगे। इसमें करीब 359 बच्चे नए पास हुए हैं पिछले भर्ती के मुकाबले और उनका फिजिकल होना है दोबारा और हम अगस्त फर्स्ट वीक में इसको प्रारंभ करेंगे। सर, एलटी भर्ती में जो कला के अभ्यर्थी थे उनको 2 साल खाली हाथ रहना पड़ा। कुछ कानूनी वजहें, कुछ दूसरी वजहें एक बाधा बनी। इसका क्या निर्णय आगे हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या शासन से कुछ गाइडलाइन आनी है या आप लोग अपने स्तर से निर्णय लेंगे? नहीं, इसमें हमें कुछ करने को नहीं है। अब कोर्ट ने शुरू में स्टे कर दिया था और उस स्टे चलता ही रहा। स्टे के बाद कोर्ट ने फाइनली माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आदेश दिया था कि इसमें दोबारा एग्ज़ाम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और एग्ज़ाम हो। आज वही स्थिति है। इसमें कुछ लड़के रिव्यू करने कोर्ट में गए भी थे डबल बेंच में, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिला है और डबल बेंच ने ये कहा है कि आप 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। मेरे संज्ञान में शायद ये आया है, मुझे बताया गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को परमिशन मिल गई है। शायद ये रिव्यू में दोबारा जाएंगे उच्च न्यायालय में। उसके बाद देखते हैं। आज की डेट में जो है वो ये है कि 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आदेश माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। सर, पिछली बार हुई स्तरीय परीक्षा और वन दरोगा में कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो दोबारा परीक्षा पास कर ले गए? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है और क्या आप लोगों ने उसको वेरीफाई कराया?
हाँ, पिछले भर्ती में जो 615 बच्चे डीवी के लिए पिछले बार बुलाए गए, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि डबल बुलाते हैं हम लोग, उसमें 500 250 252 के आसपास बच्चे हैं जो दोबारा पास हुए हैं। बाकी सारे बच्चे नए हैं, जो नए सिरे से क्वालिफाई किया है, उन्हीं बच्चों का फिजिकल होना है। मतलब एक अच्छी संख्या है जो उसके जो दोबारा नए लड़के जिन्होंने मेहनत की हुई इस एग्जाम में पास हुए हैं। सर, एलटी भर्ती में आयोग द्वारा 2 साल बाद आंसर की जारी हुई थी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ सवालों के उत्तर गलत भी मिले थे, जिसको बदलना पड़ा। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बच्चों को पता है सवाल गलत है, क्या आयोग के पास एक्सपर्ट्स नहीं है या कोई और वजह है? नहीं, इसमें ऐसा कि हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ था वो वैसे ही रहा, एज इट इज रहा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन था वो पुराने दोबारा एक्सपर्ट आए। इसमें एक एक्सपर्ट पहले था, उस एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ उनकी अलग राय थी। फिर माननीय कोर्ट के आदेश से एक नई टीम बनाई गई और उसमें 5 एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उनके द्वारा जो फाइनल निर्णय ये दिया गया कि उनके निर्णय के हिसाब से हमने फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया। वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। और हाँ, ये थोड़ा सा है कि हमारे जब हम पेपर बनाते हैं उसमें मॉडरेशन के टाइम पर इसको ठीक से देखा जाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, उसका हम प्रयास जरूर करेंगे। हम मॉडरेशन भी 1 या 2 लेवल तक जाएंगे, ताकि कोशिश करेंगे तो इस तरह से विवादित प्रश्न या इस तरह का जिनका आंसर स्पष्ट ना हो, जिससे बच्चों को भी नुकसान ना हो और कमीशन को भी टाइम वेस्ट ना हो, ये हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बहुत फुल प्रूफ मानी जाती हैं, वहाँ आंसर गड़बड़ नहीं होते, प्रश्न सवाल गलत नहीं होते, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कुछ अन्य परीक्षाओं में भी यूकेएसएससी ने अपने प्रश्नों को डिलीट किया है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट को ठीक से देखें और अच्छे बुक्स पर रेफरेंस पर जाएं, एक होता है कि हम अच्छे बुक्स पर जाएं जो प्रोमिनेंट टाइप के जो बुक्स हैं उसके रेफरेंस से क्वेश्चन बने, एक होता है नॉर्मल कोचिंग सेंटरों के जो बुकलेट है उनसे हम क्वेश्चन बनाएं, तो दोनों फ़र्क हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम क्वेश्चन बनाएं भविष्य में, हमने किया भी था, अभी प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं कि वो ऐसा प्रश्न हो जो अच्छे रेफरेंस बुक के साथ उसका आंसर हो। और जो रोज़ किताबें रोज़ लिख रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में रोज़ किताब लिख रहे हैं लोग आजकल, तो लोकल राइटर प्लस जो लोकल कोचिंग सेंटर में जो किताबें लिख रहे हैं लोग, उनके रेफरेंस से ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन किसी गूगल से उठा लिया, आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें डिस्प्यूट क्या होता है कि उसी तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपके यहाँ आ गया तो फिर आदमी लड़का कहते हैं सब देखिए उस कोचिंग सेंटर इतने प्रश्न आए। मेरी कोशिश है कि हम पहले क्वेश्चन बने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।